हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वंश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और पिछली क्लास में मैंने आपके क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज 1.1 के क्लास 10th के रियल नंबर का था। शायद 5 क्वेश्चन तक हम किए थे, 4 क्वेश्चन तक किए थे। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के उसके आगे वाले क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। यानी हम लोग 5 4 क्वेश्चन किए थे प्रणाली 201 के। आज वहीं से आगे मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से, जो कि है आपके बोर्ड पर देख लीजिए। तो क्या है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। फिर n का कोई ऐसा मान बताइए कि जिसको हम लोग n का मान रखें और 6 की पावर n का जो इकाई का अंक आ जाए वो 0 आ जाए। चलिए पहले मैं ऐसे करके देख लेता हूँ। जैसे कह रहे हैं कि 6 की पावर n में n बराबर 1 2 3 4 में से 4 रख दें। n का ऐसा कौन सा मान रख दें जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ये 0 पे समाप्त हो जाए इकाई अंक। जैसे इकाई अंक में से 10 आता है, 20 आता है, 40, इसका इकाई अंक 0 है। तो कह रहे हैं कि n का ऐसा कोई मान रख दीजिए जिससे कि 6 की पावर n जो है वो 0 पे समाप्त हो जाए, यानी उसका इकाई अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जहां तक हम लोग बात करेंगे कि हमको करना है, तो पहले इसे मान लीजिए मैं रख के देखूं। अगर n का मान 1 रखेंगे तो 6 की घात 1 बराबर कितना, 6। 2 रख दीजिए तो 36 आएगा। 3 रख दीजिए तो 216 आएगा। यानी 6 की घात में आप n का मान कुछ लेंगे, हम देख रहे हैं कि 6 ही आ रहा है। फिर भी ये कह रहे हैं जांच करने के लिए बोल रहे हैं। तो आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने देता हूँ कैसे करेंगे इस सवाल को। आइए कहेंगे इसका सोल्यूशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे भाई ये दिया है 6 की पावर n। हाँ, देखिए कोई भी संख्या, जैसे मैं आपके एग्जांपल के तौर पर लूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने 10 ले लूं, या हो सकता है 20 ले लूं, या 30 ले लेता हूँ मान लीजिए। तो इन सब के लास्ट में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 0 है। तो जब 10 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 गुणे 5। यहाँ हम बात करेंगे 2 दूनी 4 पच्चे 20। यहाँ की बात करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। देख लीजिए, जब भी मैं ऐसी संख्याओं का जिनके लास्ट में 0 है उनका गुणनखंड कर रहा हूं, तो आप देखिए कि 2 संख्याएं जरूर मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 गुणे 5 मिल रहा है, यानी 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 5, और यहाँ देखिए 2 यहाँ और 5 यहाँ। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि 2 और 5 जब मिलते हैं तभी 10 बनता है। यानी 2 और 5 जिस संख्या के गुणनखंड में होंगे उस संख्या का इकाई अंक 0 होगा। यानी वो संख्या जो जिसका इकाई अंक 0 है उस संख्या एकदम कंफर्म है कि वो संख्या 5 से कटेगी ही कटेगी। 5 से ही 5 से कटेगी कटेगी। कोई भी संख्या हो अगर लास्ट में 0 है, इस बात की गारंटी है कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी ही होगी। तो आइए, तो किसी संख्या में अगर 2 और 5 दोनों आए तभी संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो चलिए, यहाँ तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस बात को यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। तो आइए 6 की पावर इनका गुणनखंड करें। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 को 2 गुणे 3 की घात क्या, n। अब देखते हैं कि 6 का गुणन करने के बाद इसके केवल 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 3। यहाँ पर 5 है नहीं, क्यों, 2 और 3 के अलावा 6 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि हमने यही से पढ़ा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में, किसी भी भाज्य संख्या में उसके अभाज्य संख्याओं के गुणन, अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। यानी किसी संख्या में जो भाज्य गुणनखंड होते हैं वो बिल्कुल निश्चित होते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, 2 3 के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं आएगा। यहाँ मैं लिखूंगा चूंकि 6
के गुणनखंड में केवल 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आता है तथा 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 गुणनखंडों के अद्वितीयता के आधार पर संख्या 6 का 2 और 3 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये गुणनखंडों की अद्वितीयता की उन्होंने पढ़ाया आपको। अंकगणित का आधारभूत यही तो कहता है, किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप, किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं, यानी उसके गुणनखंडों की संख्या निश्चित होगी। यानी यहाँ इसके गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहा है। और जब इस संख्या के गुणनखंड में 5 नहीं आएगा तो संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः यन का कोई मान संभव नहीं है जिससे कि जिसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सके। ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया बेटा? लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आइए मैं इसी में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 को लेके आगे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, पहले व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं। आइए भाज्य संख्याओं की चर्चा मैंने आपसे बहुत ही डिटेल में की है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। फिर भी बात कर लेता हूं कि अभाज्य, फिर भी मैं बात आपसे कर लेता हूं हाँ, फिर भी मैं आपसे बात कर लेता हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, यानी जो खुद से कटे और 1 से कटे। किससे कटे? 1 से कटे। यानी जिसके केवल हैविंग ओनली 2 फैक्टर। कितने फैक्टर भैया? 2 फैक्टर। जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर हो? 2। और अगर मोर देन 2 फैक्टर, कितने फैक्टर? मोर देन 2 फैक्टर आ जाएं तो संख्या कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या। क्या भैया? भाज्य संख्या। यही हमको चेक करना है। इसको पहले लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे जो ये भाज्य संख्या आएगी उसकी भाज्य संख्या में अगर केवल 2 गुणनखंड मिलेंगे तो मैं कहूंगा ये भाज्य संख्या नहीं बल्कि अभाज्य संख्या है। और अगर 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड मिले तो मैं कह दूंगा निश्चित तौर पर यह संख्या भाज्य संख्या है। तो आइए इस सवाल को लगाएं। आइए बेहतरीन तरीके से देखिए भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन सवाल कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और फिर प्लस 13। कितना? प्लस। चलिए यही एक सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस के इधर एक पद, प्लस के उधर एक पद,
तो दोनों में मैं कह सकता हूं कि 13 कॉमन है, 13 कॉमन है दोनों में। तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। फिर देखिए 13 गुणे 11 सते 77 हो जाएगा और प्लस 1 मिला जुला के 13 गुणे 77 और 1 78 हो जाएगा। फिर देखिए 13 गुणे कहेंगे 13 फिर गुणे 2 गुणे 3। देखिए भाई साहब 13 गुणे 13 गुणे 13 हो गया तो अलग बात है। 13 दूनी 26, 26 या 72 या 3 दूनी 6, 13 से 78। तो 13 दूनी 26, 26 या 78। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 13 की घात 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर आप ध्यान से देखें तो इस संख्या में ये जो संख्या लिखी गई है इसमें कितने भाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, एक 13 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। अतः लिखेंगे चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं इसलिए संख्या भाज्य संख्या है। बस इतना ही केवल करना है, सवाल हो गया खत्म। आइए यहीं पर मैं आपके सामने इसका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं, जो कि है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस कितना 5। ध्यान से देखें तो कुछ न कुछ कॉमन है। कहेंगे क्या कॉमन है गुरुजी, कहेंगे 5 कॉमन है। तो कहेंगे यहाँ से देखिए 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 तिहाई 12 दूनी 24 बचेगा। देख लीजिए बात 5 निकल गया तो 7 गुणे 4, 4 तिहाई 12 दूनी 24 मैंने लिख दिया यहाँ पर और यहाँ बचा हुआ। फिर से देखिए 5 कोष्टक, तो यहाँ पर कर लीजिए 7 गुणे 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14। देख लीजिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14 और प्लस बचा 1। फिर देख लीजिए 5 यहाँ 7 का गुणा कर लीजिए, कहेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 और 7 का नाम 7 और 3 10, 1008 प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट 5 छोड़ी ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। कितना हो जाएगा 1009। अब आप देखिए ध्यान से तो 1009 तो मुझे लग रहा है किसी संख्या से कटेगी नहीं। ये कैसी संख्या बता दीजिए, ये संख्या है एक अभाज्य संख्या। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 तो मिला ही मिला, 1009 ही मिला, यहाँ पर एक भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर कोई संख्या है अगर उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड आए तो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं अतः संख्या कैसी संख्या बता दीजिए, भाज्य संख्या है। ये हो गया इसका आंसर। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर दिया है। इसी के आगे मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। एक और बेहतरीन सवाल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि थोड़ा बेहतरीन सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक खेल का मैदान जो कि इसके चारों ओर देखिए बिल्कुल ऐसे वृत्ताकार पथ। तो खेल के मैदान के तरफ चारों तरफ एक अच्छे वृत्ताकार पथ है। कह रहे हैं कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। कितना भैया, कह रहे हैं जो इसका सोल्यूशन में लिख रहा हूँ देखिए। एक लड़की है सोनिया, सोनिया को कितना टाइम लगता है बता दीजिए भाई साहब। कह रहे हैं गुरु जी 18 मिनट। कोई समस्या नहीं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में जो रवि है, रवि को कितने मिनट लग रहे हैं भाई साहब, केवल और केवल 12 मिनट लग रहे हैं। तो रवि को लग रहे हैं भाई साहब 12 मिनट। बताइए कौन तेज चल रहा है, तो कहेंगे गुरु जी सोनिया ज्यादा तेज चल रही। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। चलिए यहां से मान लेते हैं कि ए से चल रहे हैं,
तो इधर मान लेते हैं इनकी दोनों की दिशा इधर ही है, सोनिया भी इधर जा रही है और रवि भी इधर जा रही है। तो अब आप ध्यान देखिए तो सोनिया की रफ्तार स्लो है और रवि की रफ्तार तेज है। तो मैं कहूँगा अगर एक चक्कर लगाएंगे पूरा करेंगे तो पक्का है कि रवि जो है, रवि मान लीजिए यहाँ है तो पक्का सोनिया कहीं कहीं यहाँ होंगी पीछे, है ना। फिर जब एक चक्कर और लगाएंगे तो थोड़ा सा और ही डिस्टेंस कम होगी इनके बीच की, और थोड़ा सा एक चक्कर लगाएंगे इनके बीच की डिस्टेंस और कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां दोनों क्या करेंगे, दोबारा मिल जाएंगे। तो एक सवाल है, इस टाइप का सवाल जब भी आपके सामने आए, हालांकि 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं, लेकिन यहाँ आपकी बोर्ड में वो रेलिवेंट वो सवाल नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल देना है, एलसीएम। एलसीएम बोले तो लासा, 18 और 12 का लासा निकाल दीजिए। चलिए निकालिए। कैसे निकालेंगे, तरीका आपके सामने है, लगा लीजिए। कैसे निकालेंगे एलसीएम बताइए। कहेंगे 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी 2 गुणे 3 की घात कितना 2, और 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणे कितना 2 दूना 4 और 3 12, यही होगा। नाम हमको निकालना है एलसीएम, नाम में लोवेस्ट है लेकिन लेंगे हाईएस्ट। कौन कौन अभाज्य संख्या दिख रही है, कहेंगे गुरु जी हमको दिख रही 2 और दिख रही 3। मैंने आपके सामने बात किया था, एलसीएम निकालना है, नाम में लोवेस्ट है लेकिन लेंगे हाईएस्ट पावर। किसकी हाईएस्ट पावर, 2 और 3 की। तो देखिए 2 और 2 में, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम कौन सी लेंगे, 2 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 2 है, हम कौन सी लेंगे 2। तो मिला जुला के बन जाएगा 4 गुणे 9, मिला जुला के आंसर बन गया क्या 36। तो एलसीएम हमारा निकल के आ गया 36 मिनट, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 36 मिनट बाद जो रवि और सोनिया पुनः एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका सवाल। यही केवल इतने सवाल थे। तो आज हम लोगों ने सवाल को, प्रश्नावली का जो एनसीईआरटी का पहली प्रश्नावली, इसको समाप्त कर लिया है। यानी अब मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, जो कि है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करते हैं। कक्षा 10 में यहीं से अगली टॉपिक। तो कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, थोड़ा सा अपरिमेय संख्याओं के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं मैंने आपके सामने डिस्कस की थी, अगर आपको याद होगा तब। क्या होती है अपरिमेय संख्या, तो कहेंगे गुरु जी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने आपसे कहा था, कहेंगे गुरु जी क्या कहा था आपने, कहा था कि अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो इस रूप में रहती हैं कि कड़ी के अंदर कैसी नंबर हो, कहेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, बल्कि प्राइम नंबर ना कह के लिख दूं, एक ऐसी नंबर लिख दीजिए जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे अपरिमेय संख्या की पहचान यही है कि कड़ी के अंदर एक ऐसी संख्या लिखिए जो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिसका वर्गमूल ना निकले, उसी को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहेंगे गुरु जी कड़ी में 2, कड़ी में 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या। कहेंगे कड़ी में 3, कुछ बुद्धिमान बच्चे कहेंगे सर कड़ी में 4, लेकिन जैसे ये कहेंगे सर यही होगा, हम तो फिर तब तक वो सवाल हो जाएगा गलत। कड़ी में 4 नहीं हो सकता, कड़ी में 4 का जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को लिख सकते हैं 2/1, और ये संख्या बन जाएगी परिमेय संख्या। और हम डिस्कस कर रहे हैं अपरिमेय संख्या, तो यहाँ इसको नहीं लेंगे। तो ऐसे 2 कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, ऐसे ढेर सारे नंबर आपको लिखे जा सकते हैं जो अपरिमेय संख्याएं हैं।
तो कक्षा 9 में हम लोग सीख के आए हैं कि जो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या हम सीखे हैं। कक्षा 9 में आपको बताया गया था कि अपरिमेय संख्याएं इस रूप की होती हैं। फिर वहीं पर आपको और सिखाया गया था और सिखाया था आप लोग को मैडम जी या जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो बताए होंगे ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो क्या आपको ये भी बताया गया होगा अगर दो परिमेय संख्या, मान लीजिए 3 परिमेय संख्या है और कड़ी 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब इनके बीच में चाहे प्लस लगा दीजिए और चाहे 3 कड़ी में माइनस लगा दीजिए, चाहे गुणा लगा दीजिए और चाहे 3 कड़ी में 2 से भाग दे दीजिए। देखिए पहले 3 और कड़ी के बीच में प्लस लगाए हैं, फिर माइनस लगाए हैं, फिर गुणा लगाए हैं, फिर भाग लगाए हैं। तो अब पहले परिमेय संख्या लिखी हो, बाद में अपरिमेय संख्या लिखी हो, उनके बीच में चाहे प्लस लगा हो, चाहे माइनस लगा हो, चाहे गुणा लगा हो, चाहे भाग लगा हो, वो संख्या हमेशा रहती है अपरिमेय संख्या। इतना बात आपको मैडम जी और आपके टीचर साहब लोग सिखाए होंगे। तो ये कक्षा 9 में हमको केवल यही पहचानना सिखाया गया था, ये जान लीजिए ये परिमेय संख्या और ये भी परिमेय, आप ये परिमेय नहीं, ये अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन कक्षा 10 में यहीं से बढ़ के आपसे एक सवाल करते हैं और वो सवाल क्या है, हमको पता है कि कार्डिंग 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ आपसे सवाल किया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि कार्डिंग 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और या वैसे पूछ सकते हैं सिद्ध करिए कार्डिंग में 3 अपरिमेय संख्या है, या पूछ सकते हैं सिद्ध कीजिए कार्डिंग में 5 अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं लेकिन फिर भी आपसे सवाल किया जाएगा कि सिद्ध करिए कार्डिंग में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको आपका हर बार बोर्ड के अंदर 3-4 नंबर का सवाल आता है। तो वही सवाल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस सवाल को आगे लगाने से पहले, उस सवाल पर डिस्कस करने से पहले आपकी एनसीईआरटी का एक बेहतरीन प्रमेय जो कि है 1.2, उस पर मैं थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ। उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम इस सवाल पर आगे आएंगे। चलिए, तो क्या है वो है ये प्रमेय। कहे मान लीजिए कि पी क्या है, पी। मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है और यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी जहां ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए देखते हैं, करें मान लेते हैं कि पी एक अभाज्य संख्या है, तो मान लेते हैं 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो सबको पता है। करें पी एक अभाज्य संख्या है, मान लिया मैंने। यदि पी यानी ये संख्या जिसको हम पी मान रहे हैं करें ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो मान लेते हैं ए स्क्वायर जो हमारा है वो है, मान लेते हैं कि ए की जगह हमने क्या मान लिया, 6। क्या मान लिया, 6। पी एक अभाज्य संख्या जो 3 है और ए को मान लिया मैंने 6। तो अब ए स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कहेंगे सर ये तो 36 हो जाएगा, है ना, 36 हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं मान लेते हैं ये ए स्क्वायर बराबर 36 है और पी जो है, पी यानी 3 36 को विभाजित कर रही है। 36 का मतलब ये ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर को डिवाइड कर रही है ना, क्योंकि हमने ए का मान क्या लिया, 6। कह रहे हैं मान लीजिए 3 अभाज्य संख्या है जो कि हमने कहा पी है, 3 एक अभाज्य संख्या है जो 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रही है। तो हम ये कहेंगे अतः जो ये संख्या 6 है, 6 ये भी 3 से कटेगी, यानी 3 दूनी 6। यही बस इतनी बात है। यानी अगर मैं बात करूं 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो पक्का ये जो 2 है ये भी 2 से कटेगा। यही पूरी बात इस समीकरण के अंदर, इस पूरी प्रमेय के अंदर बोला गया है। तो चलिए अब इस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और कैसे इस बात को प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। जरा मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को विभाजित करेगी। यहाँ सोल्यूशन करेंगे हम लोग, देखते समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। चलिए तो करें माना ए बराबर है P1 P2 P3 P4 P5 so on so।
ये मैंने मान लिया कि जो ए जो संख्या है वो ये है, जहाँ P1 P2 P3 P4 क्या है, जहाँ P1 P2 P3 P4 अलग, यहीं से बोल सकते हैं, यहाँ चार संख्याएं P1 P2 P3 P4 ये सब भिन्न भिन्न, ये अलग अलग यानी भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं, जो P1 P2 P3 P4 जो ढेर सारे आपके गुणा के रूप में देख रहे हैं, यानी एक का जो अभाज्य गुणनखंड है P1 P2 P3 ये कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं अलग अलग है ना। तो कह रहे हैं कि अब यही हमने बोल दिया है, तो अब मान लेते हैं मैं इसका ए स्क्वायर कर दूं। अब कहेंगे ए स्क्वायर बराबर मैं करूं तो कहेंगे P1 इंटू P2 इंटू P3 सो इसका मतलब क्या कर देंगे बताओ, स्क्वायर, और दोनों पुस्तक आपने वर्क कर दिया है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो P है, P ये वाला नंबर P भी क्या है बताइए, एक अभाज्य संख्या है, और ये P1 P2 P3 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अभाज्य संख्या का मतलब उसे आप छोटे और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो अब कह रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है वो P से डिविजिबल है, यानी जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब P1 P2 P3 सो एक कोष्टक दूसरे कोष्टक फिर लिख देंगे P1 P2 P3 सो ए स्क्वायर तो हमने दो बार दिया है। कह रहे हैं ए स्क्वायर को जब P से डिवाइड किया जा रहा है, दोनों पक्षों को मैंने P से डिवाइड कर दिया। अब बताइए, कह रहे हैं यहाँ दिया है कि जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने ए स्क्वायर को P से डिवाइड कर दिया, दोनों पक्षों को P से भाग दे दिया। अगर ये डिवाइड कर रहा है, बायां पक्ष डिवाइड हो रहा है, तो पक्का है कि दायां पक्ष भी डिवाइड होगा। हाँ जी, दायां पक्ष भी डिवाइड होगा। अब ये P1 P2 P3 ये अलग अलग संख्याएं हैं, और इधर के P1 P2 ये सब अलग संख्याएं, हालांकि दोनों सेम ही है, लेकिन ये सब के सब अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। यानी ना तो इसको और छोटा कर सकते हैं, ना तो इसको और छोटा कर सकते हैं, और फिर भी हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ए स्क्वायर जो है उसको P जो है विभाजित कर रहा है। इसका मतलब जो P1 P2 P3 P4 जो हम लोग अंत लिख रहे हैं, पक्का है कि कोई ना कोई, चाहे P1 चाहे P2 चाहे P3 चाहे P4 सो जो संख्या लिख रहे हैं, पक्का है कि कोई ना कोई संख्या इस P के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं या 6 को, तो 2 गुणे 3, यानी मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो अगर ये डिविजिबल है तो पक्का है कि जो नीचे संख्या है और कोई ना कोई संख्या ऊपर, यही तो फैक्टर कॉमन करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ए स्क्वायर P से डिविजिबल है तो पक्का है कि P1 P2 P3 P4 जो अभी संख्याएं हैं, पक्का है कि उसमें P1 P2 P3 में कोई ना कोई संख्या होगी जो P की क्या होगी, बराबर होगी। और जब P के बराबर होगी तो पक्का है कि तभी तो ये कटेगी। अतः मैं कह सकता हूं और जो P होगा इसमें से भी P होगा, या इसमें कोई संख्या P होगी, इसमें भी कोई संख्या P होगी, तो पक्का वही फैक्टर कॉमन कटेगा। ये सिंपल बन आता है। अब बताइए ये बराबर क्या यहाँ पर है, ये बराबर बाबू P1 P2 P3 सो। तो अब P1 P2 P3 की हम जो भी हम लिख रहे हैं, अभी मैंने कहा कि जो कोई ना कोई संख्या P के बराबर है, तो इसमें भी कोई संख्या P के बराबर होगी, और जब इसको P से डिवाइड करेंगे तो वही वाली संख्या हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये वाली संख्या भी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ जो ए स्क्वायर को हम लोग P से, जो ए स्क्वायर को हम लोग P से डिवाइड कर रहे हैं, यानी जब अतः ए बराबर जो P1 P2 P3 हम लोग लिख रहे हैं, वो इसी में P1 P2 P3 में भी है, यानी P जो है वो वाला P वाला इससे P वाला कट जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर जो पी से डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर जो है वो पी से डिविजिबल है, तो पक्का है कि ये फैक्टर तो इसी में है ना, पी के बराबर, तो पक्का इसमें से कोई फैक्टर कटेगा या इसमें से कोई फैक्टर काट दीजिए, लेकिन है दोनों क्या ए, तो जब ए को काट रहे हैं तो पक्का इसमें से कोई फैक्टर काट रहा है, इसका मतलब ये P1 P2 P3 में से कुछ संख्याएं ऐसी होंगी, कोई न कोई जरूर होगा जो पी के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है तो वह ए को भी डिवाइड करेगा। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ मिला जुला के आपको इतनी सी बात समझना है कि ये भी अभाज्य गुणनखंड है, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं और ये भी अभाज्य संख्या है, और दोनों अभाज्य संख्या है तो पक्का है कि कोई निकालना कोई काम करता है तो कटेगा, तो ये दोनों चूंकि दो बार है तो एक बार तो पक्का ही कटेगा। ये हो गई आपकी बात। उम्मीद करते हैं कि थ्योरम आपको समझ में आई होगी, जो केवल इतनी सी थी कि अगर कोई भाज्य संख्या, अगर कोई संख्या जो अभाज्य संख्या है किसी संख्या को स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो वो संख्या भी खुद उस संख्या से डिवाइड होगी, यही इस चीज का कंसेप्ट था। अब अगला सवाल यहीं से आपसे पूछा जाता है और बनता भी है कि सिद्ध कीजिए। यहाँ का सवाल बनता है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। यहीं से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि करड़ी की एक अपरिमेय संख्या है, जहां मैं ये सवाल क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।